इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ये चैप्टर 4 टॉपिक पे बेस्ड है। पहले टॉपिक का नाम था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स। इसके बारे में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का मेन डिस्कशन पॉइंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड कूलम फोर्स है। आइए पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि आपने यहां पर एक चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा। मतलब ये हुआ कि इन दो चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर आपने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज रखा तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। तो किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ, अगर दो सिमिलर चार्ज हुआ तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। अगर आपने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लिया और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज लिया तो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा। मतलब दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। अगर चार्ज डिसिमिलर हो, अनलाइक हो, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। लेकिन अगर चार्ज लाइक हो, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। इन दो चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन or repulsion between any two charges when they are at rest is called electrostatic force। तो फिर से ध्यान देंगे, दो चार्ज अगर रेस्ट में होंगे तो उनके बीच या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो ऐसे चार्ज को अनलाइक चार्ज कहा जाता है। अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर पहला चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है तो ये लाइक चार्जेस हैं। इन लाइक चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। अगर पहला चार्ज नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। दो लाइक चार्ज के बीच में फिर से फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। मतलब दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। इसी अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट is called electrostatic force। तो मैं समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन मैंने आपको यहां पे लिख दिया है, आप गौर करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है एक वर्ड जिसका नाम है पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए कि यहां पर एक चार्ज है और इस चार्ज को हम लोगों ने Q से लिखा है। तो ये जो चार्ज है ये एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो इसे पॉइंट चार्ज के नाम से जाना जाता है। अगर किसी पॉइंट पर चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो, एक पॉइंट पर हो, तो ऐसा चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाता है। लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज। If a charge is supposed to be concentrated at a point, then it is assumed to be point charge। अगर कोई चार्ज किसी पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो ऐसे चार्ज को कहा जाएगा पॉइंट चार्ज। मान लिया जाए कि आपने यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है Q1 और यहां पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है Q2, और सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर आपने यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस Q1 और यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस Q2
तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। अगर आपने यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा है -Q1, यहां पर एक चार्ज रखा है -Q2, तो इन दो चार्ज के बीच में भी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा। मतलब यह हुआ कि अगर चार्ज डिसिमिलर होंगे तो अट्रैक्शन और सिमिलर होंगे तो रिपल्सन। पहले केस में क्या था कि चार्ज पॉइंट नहीं था, लेकिन यहां पर यह क्या है कि चार्ज पॉइंट है। अगर चार्ज पॉइंट हो तब इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को कहा जाता है कूलम्ब्स फोर्स। मैं समझ रहा हूं कि यह बात आपको क्लियर है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। मतलब यह हुआ कि कूलम्ब फोर्स होने के लिए चार्ज का पॉइंट होना जरूरी है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। ऐसे फोर्स को कूलम्ब फोर्स के नाम से जाना जाता है और हम लोगों ने यहां पर कूलम्ब फोर्स को भी डिफाइन कर दिया है। देखेंगे कूलम्ब फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज कॉल्ड कूलम्ब फोर्स। जरा आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज का पॉइंट होना जरूरी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज एक्सटेंडेड भी हो सकता है और चार्ज पॉइंट भी हो सकता है। Q1 एंड Q2 ये पॉइंट चार्ज है, तो ये भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा, ये भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्पेशल केस है जिसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब फोर्स। अगर चार्ज पॉइंट हो जाए तब इस केस में ये कहलाएगा कूलम्ब फोर्स। हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये स्पेशल केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कूलम्ब फोर्स हैं वो सारे के सारे कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स नहीं होंगे। ये बात समझने की थी कि कूलम्ब फोर्स होने के लिए चार्ज का पॉइंट होना जरूरी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट चार्ज के बीच में भी हो सकता है और एक्सटेंडेड चार्ज के बीच में भी हो सकता है। तो मैंने यहां पर एक नोट लिखा लिया है, ऑल कूलम्ब फोर्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बट ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉट कूलम्ब फोर्स। सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके साथ आगे देखते हैं ये कूलम्ब फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक पॉइंट चार्ज रखा है यहां पे Q1 और यहां पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज रखा है Q2। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सन, दोनों चार्ज निगेटिव हुआ तो रिपल्सन, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन। चूंकि ये चार्ज पॉइंट चार्ज है इसलिए इनके बीच लगने वाले फोर्स को कहा जाएगा कूलम्ब फोर्स। ये कूलम्ब फोर्स तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहली जो बातें हैं वो है इन दोनों चार्ज का अमाउंट कितना है, तो मतलब अमाउंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, अमाउंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, अमाउंट कम होगा तो फोर्स कम होगा। तो पहले बात दोनों चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करता है। दूसरा, इन दो पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इस बात पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। मतलब डिस्टेंस को कम करने पर, अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा और डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज करेगा। तीसरा, इन दो चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है, मतलब इन दो चार्ज के बीच में एयर है या वाटर है या वुड है या ग्लास है या माइका है, मतलब नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। nature of medium between two point charges, nature of medium between two point charges।
तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुका कि कूलम फोर्स किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो पहली बात है कि दोनों चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, दूसरा उनके बीच का डिस्टेंस कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा, और तीसरा है उन दो चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है इस बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये कूलम फोर्स दो बातों से इंडिपेंडेंट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो बातें कौन सी है। तो पहली बात ये है नेचर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट में है नेचर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब इन दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का है या दोनों चार्ज नेगेटिव नेचर का है या एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, इस बात से कूलम फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये दोनों का दोनों चार्ज आपने पॉजिटिव रख दिया या आपने दोनों को दोनों चार्ज को आपने नेगेटिव रख दिया, ये नेगेटिव या एक को पॉजिटिव किया और दूसरे को नेगेटिव किया, तो इससे फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नेचर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। दूसरा है, मैंने आपको बताया था कि चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब जिस बॉडी पर चार्ज है उसका कुछ मास होगा, तो इस मास से ये इंडिपेंडेंट होता है। मास ऑफ 2 चार्ज बॉडीज, ऑफ 2 चार्ज बॉडीज। तो आपने देख लिया कि कूलम फोर्स किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है। पहला है नेचर ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस और दूसरा है मास ऑफ 2 चार्ज बॉडीज। आइए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, और ये बताया कि किसी भी दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करता है। किसी दो चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर मैंने बताया कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो मैंने बताया कि अगर चार्ज किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो तो इसे पॉइंट चार्ज कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स ये कूलम फोर्स कहलाता है। फिर आपको ये बताया कि कूलम फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है। तो पहली बात है अमाउंट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तीसरा है नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ 2 चार्जेस एंड मास ऑफ 2 चार्ज बॉडीज। तो आइए इन बातों को आपने किस हद तक समझ पाए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर केप्ट एट अ डिस्टेंस r इन एयर। एक चार्ज यहां पर है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पे Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है r और ये एयर में रखा हुआ है। अब कहा गया ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज F1। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है F1 इफ Q1 एंड इफ बोथ आर पॉजिटिव, मतलब Q1 भी पॉजिटिव है। अगर Q1 को आपने पॉजिटिव रखा और Q2 को पॉजिटिव रखा तो इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स काम करेगा वो F1, ये आपको ये फोर्स F1 है। दूसरा बताया गया कि अब इन दोनों चार्ज का नेचर बदल दिया गया है, मतलब ये वाले चार्ज को नेगेटिव रख दिया गया है और ये वाले चार्ज को भी नेगेटिव कर दिया गया है। तो अब जो फोर्स काम कर रहा है वो F2 है। मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं लाया गया है, मीडियम में कोई चेंज नहीं लाया गया है, सिर्फ चार्ज के नेचर में चेंज लाया गया है। पहले दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव था तब फोर्स F1 था, अब दोनों का दोनों चार्ज नेगेटिव हो गया है, अब फोर्स F2 है। अब एक चार्ज को पॉजिटिव कर दिया जा रहा है और दूसरे चार्ज को नेगेटिव कर दिया जा रहा है, तब फोर्स लग रहा है F3। मैं समझ रहा हूं क्वेश्चन आपको क्लियर है। सिर्फ चार्ज के नेचर को चेंज किया जा रहा है, मीडियम और डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा रहा है। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो फोर्स F1, दोनों नेगेटिव हुआ तो फोर्स F2 और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हुआ तो फोर्स F3। अब सवाल आपसे यह पूछा गया है कि F1, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3, F1 लेस देन F2 लेस देन F3, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, F1 इक्वल टू F2 और ये ग्रेटर होगा F3 से, और पांचवा है F1 इक्वल टू F2 बट लेस देन F3। इसमें से कौन सा आंसर सही आंसर होगा ये आपको जवाब देना है। मैं समझता हूं कि आप इसका आंसर जवाब देंगे और ये आंसर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि
यहां पर ना तो मीडियम को चेंज किया गया है, ना डिस्टेंस को, ना तो चार्ज के अमाउंट को, सिर्फ नेचर को चेंज किया गया है। एक बार दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था, और फिर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव था, और चार्ज के नेचर के कारण फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब तीनों के तीनों केस में फोर्स जो है वो आपको सेम आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 point charges Q1 and Q2 are kept at a distance r in air. Electrostatic force between them is F1 if both are positive, F2 if both are negative, and F3 if one is positive and another one is negative. Choose the correct answer. तो मैं समझता हूं कि ये D वाला आंसर जो यहां पर F1 is equal to F2 is equal to F3 हो जाएगा। तो अभी आपने देख लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कूलम फोर्स क्या है, कूलम फोर्स कितनी बातों पर डिपेंड करता है और कितनी बातों पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन कूलम फोर्स जिन बातों पर डिपेंड करता है उन बातों पर किस तरीके से डिपेंड करता है, ये वाला मैटर अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आइए अब हम इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कूलम फोर्स जिन बातों पर डिपेंड करता है तो कैसे डिपेंड करता है। पहले मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज है Q1 और यहां पर एक दूसरा चार्ज है Q2, और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r। तो इन दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। मान लिया जाए कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे F और इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस। बात समझ रहे हैं? ये रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन between any 2 point charges when they are at rest। फिर से बता रहे हैं, ये F किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है between 2 point charges when they are at rest। अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इसे पढ़ा जाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point चार्जेस। एक बार फिर से देख लें, इसे क्या पढ़ेंगे? ये साइन प्रोडक्ट कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point चार्जेस, और ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point चार्जेस। मतलब चार्ज का के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा, फोर्स भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point चार्जेस बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चार्ज पर किस तरीके से डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर किस तरीके से डिपेंड करता है आपने देख लिया। इस चीज को कूलम्ब्स ने अपने लैंग्वेज में लिखा है, और कूलम्ब्स का ये लैंग्वेज कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो देख लें क्या कहता है कूलम्ब्स। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 point चार्जेस but inversely proportional to square of distance between them। तो जिन बातों पर डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है, ये पता चल गया। लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हों, मान लिया जाए कि यहां पर एक चार्ज Q1 है और यहां पर दूसरा चार्ज Q2 है, ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है और ये एयर में रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो F कूलम फोर्स कहलाएगा। ये फोर्स किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है Q1 और ये है Q2। Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है, एक A पर रखा हुआ है, दूसरा B पर। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस r है
और ये एयर में रखा हुआ है, इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो F है। तो आप गौर करेंगे, पहले लिखा हुआ है Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्जेस एट A एंड B इन एयर। R इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, और F कूलम फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। तो कूलम्स ने अपने लॉ में बताया है कि ये जो कूलम फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस R है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर कहलाएगा, और 1/r स्क्वायर कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब हम लोग इस 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे। आइए 1 और 2 को कंबाइन करने से हम लोग को क्या मिलता है वो देखते हैं। कंबाइनिंग 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, और आपने पढ़ा है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हो तो उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो मैंने एक कांस्टेंट दिया है, तो ये आपको मिल गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो अभी आपको ये याद रखना होगा कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है और वो एयर में रखा हुआ है, Q1 और Q2 दो चार्ज है, ये एयर में रखा हुआ है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मैं समझता हूं कि आप इतना बात जान लेंगे। सपोज कीजिए कि यहां पर एक चार्ज है Q, यहां पर दूसरा चार्ज है Q, और इनके बीच का डिस्टेंस है A, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F। तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू K, Q1 के मतलब Q, Q2 के मतलब Q, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, R जो कि A से लिखा गया है A स्क्वायर। तो अगर Q और Q दो चार्ज हो, इनके बीच का डिस्टेंस R हो, इनके बीच F फोर्स लग रहा हो, तो F इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर, जहां की K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहां पर दिया हुआ है where K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस तरह से करके लिखा है, इसे एप्सिलॉन कहा जाता है। फिर से देख लें, अगर आपने इस तरह से लिखा और बीच में ये लाइन दे दिया तो ये एप्सिलॉन है, और ये नीचे में 0 लगा दिया तो एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 इज अनदर कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। ये मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है। परमिटिविटी के मतलब होता है अवरोधकता, मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट। परमिटिविटी के मतलब हुआ एबिलिटी टू रेजिस्ट, मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के ट्रांसमिशन में जो रेजिस्टेंस पैदा करता है वही परमिटिविटी कहलाती है, और एयर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसे एप्सिलॉन 0 से लिखा जाता है। तो यह बात आपको क्लियर हो गया, परमिटिविटी, एबिलिटी टू रेजिस्ट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो ये जो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने लिखा है एप्सिलॉन 0 इज अनदर कांस्टेंट नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आप याद कर लेंगे 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू का जानना जरूरी है। अब अगर आपने k का वैल्यू आपने देखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया है, अगर इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये k का वैल्यू है। अगर इस k के वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 kept at a distance R in air। तो अब आप एक बार फिर से देख लें, यहां पर सपोज कीजिए कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, और ये चार्ज या तो वैक्यूम में रखा हुआ है या एयर में रखा हुआ है, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, और ये फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि एयर में कूलम फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको याद हो गया है।
तो दो बार फॉर्मूला लिखा मैंने। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप पूछेंगे सर ये तो एयर के लिए फोर्स का फॉर्मूला हुआ, अगर चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया, मतलब वाटर में रख दिया या थर्मोकोल में रख दिया या वुड पाउडर में रख दिया या प्लास्टिक में रख दिया, तो क्या यही फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं, आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने चार्ज को एयर में रखा या चार्ज को वाटर में रखा या आपने वुड में रखा तो मीडियम चेंज हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि कूलम फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा Fm इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चूंकि मीडियम चेंज हुआ है और ये मीडियम के लिए होता है, अगर एयर में रहा तो एप्सिलॉन 0 लिखेंगे और अगर ये मीडियम में रहा तो एप्सिलॉन लिखेंगे। आप पूछेंगे सर एप्सिलॉन क्या है? तो एप्सिलॉन ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये जो है आपको Fm ये कहलाएगा फोर्स इन मीडियम। तो अगर आपने दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 को r डिस्टेंस पर एयर में रखा तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपने एयर को हटा दिया और एयर को हटा करके कोई दूसरा मीडियम डाल दिया और जिस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है तो फोर्स को Fm से लिखेंगे और Fm का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है और Fm ये फोर्स इन मीडियम हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग अपने जो है नोट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा ये क्या कहता है। तो अगर आप नोट्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको दिया हुआ है इफ मीडियम बी अदर देन एयर तो Fm इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम और Fm है कूलम फोर्स इन मीडियम। ये जो परमिटिविटी है अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है। हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन से मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर फोर्स टू बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। किन हालात में, किस सिचुएशन में फोर्स अट्रैक्टिव होगा और किस सिचुएशन में फोर्स रिपल्सिव होगा। आइए केस 1 दिखाया गया है जिसमें आपको दिखाया गया है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 के क्या मतलब होता है वो देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज है जिसका वैल्यू +4 है और दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यू +7 है। जब +4 को +7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 28। 28 जो है ये आपको 0 से ग्रेटर होता है। एक दूसरा चार्ज ले लेंगे -4 और -7। यदि आप -4 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 28 ही आ जाएगा, मतलब इसका भी वैल्यू 0 से बड़ा है। मतलब अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ जाए, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ जाए तो दोनों का दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव होगा। अगर दोनों का दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों का दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हम लोग कहेंगे नंबर्स आर अलाइक, एक जैसा है। इसी तरह से अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होगा। अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है तो यह दर्शाता है कि दोनों के दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों चार्ज नेगेटिव होगा। अगर दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव हो जाए या दोनों का दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाए तो ऐसे चार्ज को कहा जाता है चार्जेस आर अलाइक, एक जैसा, एक समान। अलाइक एक समान, दोनों एक ही जैसा है, एक तरह का है बिल्कुल। अगर दोनों चार्ज एक ही तरह का है मतलब या तो दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों का दोनों चार्ज नेगेटिव है। अगर दोनों का दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा या दोनों का दोनों चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा। तो फोर्स के रिपल्सिव होने का मैथमेटिकल कंडीशन यह हुआ कि Q1 into Q2 इसका प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ जाए। अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो फोर्स रिपल्सिव होगा। अब दूसरा केस देखते हैं इफ Q1 Q2 लेस देन 0। कौन से मैथमेटिकल कंडीशन में दो नंबर का प्रोडक्ट 0 से छोटा आता है। आप देखिए, मान लिया जाए कि यहां पर एक नंबर लिया आपने 5 और यहां पर आपने एक नंबर लिया 6। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -30 आ जाएगा।
-30 होने का अर्थ यह हुआ कि ये 0 से छोटा है। अगर आपने इसे माइनस लिया और इसे प्लस लिया तो अगेन ये -30 आ जाएगा, ये भी 0 से छोटा हो जाएगा। मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 से छोटा हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर दो चार्ज का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। ऐसी स्थिति को कहा जाता है चार्जेस आर अनलाइक डिसिमिलर, मतलब चार्ज असमान है, एक समान नहीं है, असमान है, अलग अलग तरह का है। और जब चार्ज अलग अलग तरह का होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फोर्स रिपल्सिव, और अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई बात कि किस स्थिति में फोर्स अट्रैक्टिव होता है और किस स्थिति में फोर्स रिपल्सिव होता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे ग्राफिकल कंडीशन। आइए कि फोर्स का ग्राफिकल अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे कूलम फोर्स का। आपने देखा कूलम फोर्स पहले था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है तो एक ग्राफ बनेगा फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के बीच। तो आप देखेंगे मैंने फोर्स को लिया है एक्स, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को लिया एक्स एक्सिस पर और फोर्स को लिया है वाई एक्सिस पर। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, मतलब चार्ज का रेशियो जिस अमाउंट में बढ़ेगा फोर्स आपको उसी रेशियो में बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि चार्ज पहले Q1 Q2 था, फोर्स का वैल्यू Q1 into Q2 था। अब आप चार्ज को डबल कर दीजिए, ये 2Q1 और ये 2Q2 कीजिए, तो चार्ज के डबल करने पर फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 4Q1 Q2 आ जाएगा। मतलब फोर्स प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के डबल करने से फोर्स 4 टाइम्स हो जाता है। अगर आपने चार्ज को ट्रिपल कर दिया तो चार्ज तो 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 9 टाइम्स इंक्रीज करेगा, और चार्ज फोर्स जो इंक्रीज करता है वो चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो चार्ज को ट्रिपल करने पर फोर्स आपको 9 टाइम्स हो जाएगा। तो जिस रेशियो में प्रोडक्ट इंक्रीज करता है उसी रेशियो में चार्ज इंक्रीज करता है, जिस रेशियो में चार्ज का प्रोडक्ट इंक्रीज करता है उसी रेशियो में फोर्स इंक्रीज करता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इसलिए मैंने आपको Q1 Q2 को x एक्सिस पर लिया और f को y एक्सिस पर लिया, और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इस केस में एप्सिलॉन और r ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। दूसरा मैंने बताया था विथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है तो फोर्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यह हुआ कि अगर आप r को इंक्रीज करेंगे, अगर r को आप इंक्रीज करते हैं तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस r है तो फोर्स आ जाएगा 1/r², लेकिन अगर आपने डिस्टेंस को 2r कर दिया तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा 1/4r²। मतलब डिस्टेंस को डबल कर देने पर फोर्स 1/4 हो जाता है। डिस्टेंस को आपने इंक्रीज किया है, डबल किया है, फोर्स कितना हो गया 1/4 हो गया है। इसका मतलब है कि फोर्स 4 टाइम्स से डिक्रीज कर गया है। अगर आपने डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया तो ये 3r लिखेंगे, और आपको मालूम है 3r का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 9r² आ जाएगा। तो डिस्टेंस को ट्रिपल करने से फोर्स 1/9 हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि 9 टाइम्स से डिक्रीज कर जाता है। तो फोर्स और r के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, और ये इनवर्स रिलेशन का ग्राफ हाइपरबॉलिक होता है। फोर्स को यहां पर लिया, r को यहां पर, यह हाइपरबॉलिक है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो आपने दो चीज का ग्राफ बनाया, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का और दूसरा डिस्टेंस का। लेकिन अभी एक और ग्राफ बाकी है जो कहलाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर आप देखें यहां पर, तो मैंने अभी आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था 1/4 एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अगर पूछा जाए कि f और एप्सिलॉन में कैसा रिलेशन है तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन है। मतलब एप्सिलॉन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फोर्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर आप
ये एप्सिलॉन इसको आप इंक्रीज कर दें, मतलब मीडियम की परमिटिविटी को बढ़ा दें, तो इन दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। मतलब इस केस में भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, तो इसका ग्राफ भी इसी तरह का आएगा। एक और ग्राफ मैंने बताया है, एक बार फिर से आप देखें। अगर हमने लिखा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको पढ़ते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर F और R को कंसीडर करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, और अगर 1/r स्क्वायर को कहेंगे तो बोलेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग बनाएं F का, और यहां पर हम लोग 1/r स्क्वायर ले लें, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, जो कि आपको यहां पर दिखा दिया गया है। F और R का ग्राफ बनाया गया है, तो F और R का ग्राफ ये आपको 1/r स्क्वायर है। आइए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और बात को समझते हैं। आपने काफी डिस्कशन कर लिया कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि पॉइंट चार्ज किसको कहते हैं, फिर यह बताया कि कूलम फोर्स क्या है, फिर यह बताया कि कूलम फोर्स किन बातों पर, एक मिनट, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, फिर मैंने बताया कि पॉइंट चार्ज क्या, ये बताया। उसके बाद बताया कि कूलम फोर्स क्या है, फिर आपको बताया कि कूलम फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किस तरह से डिफरेंट है, फिर मैंने आपको बताया कि कूलम फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है और किन बातों पर डिपेंड नहीं करता है, फिर मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन करवाया था, फिर कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिर आपको बताया कि कूलम फोर्स के लिए क्या एक्सप्रेशन होता है। तो एक ब्रीफ एक्सप्रेशन मैंने बताया कि कूलम फोर्स का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया। फिर ये बताया कि अगर चार्ज को आप मीडियम में रखते हैं तब कूलम फोर्स क्या होता है, फिर आपको यह बताया कि कौन से केस में कूलम फोर्स अट्रैक्टिव होता है और कौन से केस में कूलम फोर्स रिपल्सिव होता है। फिर मैंने ग्राफ के जरिए आपको कूलम फोर्स को समझाया है। आइए अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 kept at a distance r in air is found to be F। थोड़ा सा देखेंगे इसको। एक चार्ज यहां पर Q1 है और दूसरा चार्ज यहां पर Q2 है, और ये दोनों का दोनों चार्ज r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और ये चार्ज कहां पर है, एयर में है। तो फोर्स जो पाया गया है वो F है। If two charges are doubled but distance between them remains same, अगर ये r डिस्टेंस पर है तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब क्या बताया गया है कि दूसरे केस में चार्ज को डबल कर दिया गया है, इसे 2Q1 कर दिया गया है और इसे 2Q2 कर दिया गया है, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं लाया गया है और ना ही मीडियम में कोई चेंज लाया गया है, तो अभी भी जो है मीडियम सेम है। मान लिया जाए कि इस बार फोर्स F डैश लगता है, तो अगर F डैश की बात करेंगे आप तो K Q1 Q2, मतलब इस बार 2Q1 लेंगे और 2Q2, तो ये आपको हो जाएगा 4Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है F। पहले दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस R था, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 था, तो फोर्स आया था K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अभी भी डिस्टेंस R है, लेकिन अब चार्ज Q1 Q2 नहीं है बल्कि 2Q1 और 2Q2 है, तो 2Q1 Q2 के बीच का फोर्स आ जाएगा K इंटू 4Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये आपको F होता है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू F, मतलब फोर्स जो है
4 टाइम्स हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है देन द कूलम फोर्स F डैश, देन F डैश इज इक्वल टू F, F डैश इज इक्वल टू 2F, F डैश इज इक्वल टू 4F, F डैश इज इक्वल टू F बाई 4। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? ये आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जो कूलम फोर्स के फॉर्मूला पर बेस्ड था। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि कूलम फोर्स के ही फॉर्मूला पर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसका सॉल्यूशन दिखा दिया गया है यहां पे। क्या है देखिए, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 kept at a distance r in air is found to be F। तो यही बात, यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है और ये एयर में रखा हुआ है तो फोर्स F है। एयर में फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब क्या बताया गया, इफ बोथ ऑफ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड, इफ दिस देम आर आल्सो डबल्ड देन कूलम फोर्स बिकम्स F डैश। कितना हो जाएगा ये बताना है। फोर्स डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर आल्सो डबल्ड। अब जो आप देखेंगे तो चार्ज को डबल कर दिया गया है, मतलब ये 2Q1 और ये 2Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी आपको कर दिया गया है डबल, मतलब 2R। तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, तो ये K Q1 Q2 2Q1 2Q2 ये 4Q1 Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर, मतलब ये 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपको F डैश मिलेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये तो F ही है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये F है, मतलब ये F के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में फोर्स हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 4F, सॉरी F डैश इज इक्वल टू F हो जाएगा। आइए इसको बिठाते हैं और तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर दिया गया है, ये वाला पोर्शन थोड़ा इसको चेक कर लेंगे आप, कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3, कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 kept at a distance r in air is found to be F। Force between them becomes F dash if distance between them are decreases by √2√3 times। Then देखिए पहले जो आपको देख रहे थे Q1 और Q2 दो चार्ज था और इनके बीच का डिस्टेंस r था, ये एयर में रखा हुआ है और फोर्स लग रहा है F, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीज बाई √3 टाइम्स, तो अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस को √3 टाइम से डिक्रीज कर दिया गया, मतलब 1/r√3 कर दिया गया इसका स्क्वायर। जब आप इसे आप K से लिखिए, फिर से लिखते हैं, अगर दो चार्ज Q1 Q2 एयर में है और R डिस्टेंस पर है तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F डैश ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R बाई √3 इसका स्क्वायर। तो R बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं 3 इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये आपको F है,
तो आप कह सकेंगे ये 3 इंटू एफ हो जाएगा। आई एम सॉरी, R2 √3 by 3, I'm sorry, distance between them decreases by √3 times। तो ये जो डिस्टेंस है √3 टाइम्स से डिक्रीज कर गया है, तो R/3 ये ऊपर हो जाएगा, ये 3f हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा दिया गया है 1/3। आई एम सॉरी, इसको कट कर दें। √3 का स्क्वायर ये आपको मिलेगा 3 इंटू Q1 और Q2 में कोई फर्क नहीं लाया गया है, तो ये Q1 Q2 वैसे ही रह जाएगा R/√3। तो ये आपको हो जाएगा 3k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये आपको k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपको k होता है, सॉरी f होता है, तो ये f मतलब f डैश इज इक्वल टू 3f हो जाएगा। ये आंसर होगा। थोड़ा इसमें मिस्टेक है, आप देख लेंगे, है ना। ये यहाँ पर 2Q1 2Q2 कर दिया गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो दिस इज नॉट राइट। ये मेथड आप इसको आप छोड़ दें और आप इधर देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है k Q1 Q2 बाई R स्क्वायर f डैश, ये आ जाएगा, तो इस तरह से 3f हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। ये सीरीज आपको कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज है, ये सीरीज चलता रहेगा। आप इस सीरीज का फायदा उठाएं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, अपने कंसेप्ट को आप क्लियर कर लें, ताकि आपको जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।